मिलते थे बर्थ के बेस पर, बर्थ के बेस पर जो लोगों को अधिकार मिल रहे थे वो सब खत्म कर दिया। दूसरा, सभी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दिलाया। अब इसके बाद में उसने क्या चेंजेस किया, ठीक है, नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए। पहले तो उसने करेंसी सेम करी, क्या करी, करेंसी जो अलग अलग थी वो सब हटाया, ठीक है। इसके बाद में इसने ना जो टैक्स सिस्टम था उसको एक अच्छे तरीके से बिल्डअप किया, ठीक है। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। कौन सा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है यार। अब जनता जो है उसको काफी सारी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। हाँ, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्यूडल सिस्टम क्या है, ये जमींदारी वाला सिस्टम पूरा का पूरा। जो सर्फ्स होते थे, सर्फडम्स होते थे, सर्फ्स यानी जो लोग मतलब एक तरह से बर्थ के आधार पे ही गुलाम बन जाते थे, ठीक है, कि नहीं यार भाई यार तुम्हारे तो मतलब पूरी लाइफ टाइम यहाँ पे मजदूरी करते हुए निकालना है, सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलेगा रहेगा, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को उसने फ्री किया, ठीक है। मोनार्कियल ड्यूज जो थे, जो वैसे ड्यूज बचे हुए थे जो चर्च वगैरह वाले, वो सबको फ्री कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब ये बहुत सारी चीजें नेपोलियन के बारे में पॉजिटिवनेस का इंडिकेशन देती हैं कि यार बहुत सारी इसने अच्छी अच्छी चीजें कर दी। अब यही मैसेज धीरे धीरे फैलता गया, ठीक है, अलग अलग देशों में फैला, अलग अलग जगहों पे नेपोलियन के बारे में पता चला, ठीक है। अब इसके बाद में हुआ क्या, अब यहाँ से एक स्टार्टिंग होती है नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप की तरफ। अब भाई फ्रांस से नीदरलैंड, नीदरलैंड से जर्मनी, जर्मनी से होलैंड, होलैंड से बेल्जियम, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, सब जगह पे नेपोलियन पहुंचे, ठीक है भाई। सब अपनी पूरी आर्मी को लेके जा रहे हैं और लोग इनका वेलकम कर रहे हैं, लोग इनको बुला, रशिया नहीं, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, 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 ठीक है, ठीक है। तो प्रूसिया, ऑस्ट्रिया वगैरह, रशिया तो इधर एशिया में आ गया, ठीक है। अब लोग इधर बात कर रहे हैं, यूरोप की कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, स्टोरी बढ़िया चलती आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर जगह के ऑटोक्रेटिक रूल जो है, हर जगह पे जो मतलब मोनार्कियल रूल है, ठीक है, अब ये लोग साथ साथ में उन सबको क्या करते आ रहे हैं, खत्म करते आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से जिस देश में भी जा रहे हैं वहां की पब्लिक इनको सपोर्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे जो अपना कौन है, नेपोलियन है, उसका एक तरह से एम्पायर जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि डेमोक्रेसी आ जाएगी, मोनार्की खत्म, डेमोक्रेसी, बट बीच में रूल आ गया डिक्टेटरशिप टाइप, ठीक है। डिक्टेटरशिप टाइप यानी नेपोलियन जो है अब वो अपने आप में, पहले तो एक राज्य होता था, एक स्टेट होता था या फिर एक देश होता था, उसका एक किंग था। अभी नेपोलियन एक ऐसा हो चुका है कि भैया जिसने अपनी जर्नी फ्रांस से स्टार्ट करी और फ्रांस से पूरे यूरोप में धीरे धीरे उसका मतलब जितना उसने कवरेज किया उन सबका वो रूलर माना जाने लगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से नेपोलियन जब सब कुछ करके बैठ गया, खा पी के बैठ गया कि अब तो यार राजा बन चुका अच्छे लेवल पे, अब उसने अपना टैक्स बढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है। लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना चालू कर दिया और एक के बाद एक पता नहीं कौन कौन सी चीजों को उसने चालू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ठीक है, हालांकि नेपोलियन ने और भी चीजें करी थी, जरा कि जो क्या होता है ट्रेड सिस्टम जो था उसमें जो अपने टैरिफ वगैरह लगते थे, टैक्सेस वगैरह लगते थे, उन सबको भी खत्म किया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, क्या बोलते हैं, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जैसे सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने पर जो रोक टोक थी उन सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी यहां पर अपन लोग आ चुके हैं, नेपोलियन बिल्कुल अभी पूरे उसमें फैल चुका है, ठीक है। अब होगा क्या, अब जो इतने बड़े बड़े डायनेस्टिक रूल चल रहे थे, क्या वो चुपचाप बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, कुछ तो एक्शन लेंगे, कुछ तो एक्शन लेंगे ना। अब यहां पर कुछ एक्शन लिया गया, ठीक है, किसके द्वारा, 4 स्टेट सबसे ज्यादा माने जाते हैं, ब्रिटेन, कौन सा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी और आपका प्रूसिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रूसिया और 1-2 और होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ना 5-6 स्टेट ऐसे थे जिन लोगों ने एक मतलब एक यूनाइट पावर बना ली, ठीक है, एक अलायंस पावर बना ली कि नहीं यार अब हम सब लोग मिलेंगे, अपनी अपनी आर्मी को, अपने अपने पैसे को सब लोग इन्वेस्ट करेंगे अगेंस्ट नेपोलियन, ठीक है, कि और कि अब यार अब और ज्यादा सहन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक लोगों ने क्या सोचा था, अभी तक लोगों ने सोचा था कि यार ये मोनार्की खत्म होगी, कुछ और अच्छा होगा, बट अच्छा कुछ इतना ज्यादा खास हुआ नहीं। स्टार्टिंग में कुछ अच्छा लगा लोगों को, हालांकि चस्का तो पड़ गया, ठीक है, क्योंकि राजा को राजा तो नहीं कर रहे ना, राजा वाला राजपाट तो खत्म हो गया। अब इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में बस कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब लोगों ने अलाइन करके, सब लोगों ने मिलजुल के लड़ाई करी वाटरलू की, किसकी करी, वाटरलू के अंदर 1815, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा पावरफुल लड़ाई हुई। लेकिन इस लड़ाई में जो एक्सपेक्टेशन दी गई है, नेपोलियन को लगा रहे ठीक है कौन आ रहा है देख लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, फाइनली नेपोलियन हार गया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है इसी लड़ाई में इसकी डेथ भी हो गई, नेपोलियन की। हाँ, हारा था, बट उसके बाद में क्या है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसा बताती हैं कि यार नहीं हो सकता है इस लड़ाई के बाद में, क्योंकि वो अचानक से बिल्कुल गायब हो गया था, ठीक है। इसके बाद में नेपोलियन का कहीं जिक्र नहीं, किसी ने देखा नहीं, पता नहीं कहाँ गया, तो कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि यार लगभग डेथ हो गई थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अभी अब आगे देखो अब हुआ क्या, अब नेपोलियन का काम खत्म, वाटरलू की लड़ाई हो गई,
अब होगा डिवीजन। क्या होगा? डिवीजन किस तरीके से कि भाई नेपोलियन को सब लोगों ने मिलकर हराया, नेपोलियन को सब लोगों ने, और नेपोलियन ने कितनी सारी टेरिटरी जीत ली थी, काफी सारी टेरिटरी जीत ली थी, ठीक है। जर्मनी उसके पास, पोलैंड उसके पास, बेल्जियम उसके पास, नीदरलैंड उसके पास। स्टार्टिंग कहां से करी थी नेपोलियन ने अपनी जर्नी की? फ्रांस से, ठीक है। तो अब होना था डिवीजन। क्या होना था? डिवीजन। डिवीजन तो होगा, डिवीजन के लिए एक ट्रिटी साइन हुई। क्या साइन हुई? ट्रिटी साइन हुई, मतलब एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ वियना। ट्रिटी ऑफ वियना, 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 हाँ वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया के अंदर आता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का एक वो है, क्या बोलते हैं, स्टेट है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो वहां पर ट्रिटी ऑफ वियना साइन किया गया। ट्रिटी ऑफ वियना के अंदर क्या हुआ था कि भाई जितने भी लोग थे जो नेपोलियन के अगेंस्ट लड़े थे, उन सब ने पहले तो भैया अपनी अपनी पावर्स को सेपरेट किया, ठीक है, कि भाई किसके पास क्या अधिकार होगा। तो जिसमें कई सारे, अब देखो कौन कौन सी चीजें, हाँ वही 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 अलाइन पावर का ना, हाँ। अब देखो कैसे स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले डिसीजन कि भाई अब करना क्या है, अब करना है कंजर्वेटिज्म की शुरुआत होगी। किसकी होगी? न्यू कंजर्वेटिज्म की शुरुआत होने वाली है। किसकी होने वाली है? न्यू कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है, ठीक है, बताओ। कंजर्वेटिज्म समझ सकते हो क्या है? बताओ कुछ आइडिया। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व करना, किसी चीज को कंजर्व करना मतलब बचाना, ठीक है। किसको बचा सकते हैं? अच्छा, नेपोलियन जो था उसने डायनेस्टिक रूल खत्म किया था। एक तरह से देखा जाए ऑटोक्रेटिक रूल जो था, राजा महाराजाओं का शासन जो था, कहीं ना कहीं उसने उसी को खत्म करने से शुरुआत करी। बट अब होगा क्या, ठीक है, अब होगा ये कि दोबारा से वही डायनेस्टिक रूल को, वही ऑटोक्रेटिक रूल को, वही मोनार्कियल सिस्टम को दोबारा से लाया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, यानी अपना जो कल्चर रहा है उसको दोबारा से बचाना, कंजर्व करना। क्या करना? कंजर्वेटिज्म, ठीक है। 1850 में नेपोलियन खत्म। अब इसके अलावा सब लोग बैठे हुए हैं, यार उसको तो हटा दिया मिलजुल के, अब देखो क्या करना है, अब कैसे करना है, रूल कैसे करना है, ठीक है। बोले चलो ठीक है, रूल कैसे करेंगे, तो शुरुआत करेंगे वहीं से जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और स्टार्टिंग हुई कहाँ से थी? फ्रांस से। तो सबसे पहले तो भाई फ्रांस के अंदर जो डायनेस्टिक रूल था, जो पहले बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, उसको किया गया रिस्टोर। क्या किया गया? रिस्टोर। किसको रिस्टोर किया गया? बर्बन डायनेस्टी को। पहला शुरुआत तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी कि भाई नेपोलियन ने फ्रांस की टेरिटरी को काफी एक्सपेंड किया था। एक्सपेंड किया था मतलब कई सारी चीजों, कई सारे देशों को, कई सारी चीजों को उसने जीत लिया था। तो अब हुआ क्या? पहले डिसीजन ये किया कि ये नेपोलियन के द्वारा जितनी भी टेरिटरी को जीता गया है, ऑक्यूपाई किया गया है, कब्जा किया गया है, उन सबको फ्री करेंगे। क्या करेंगे? फ्रांस की लिमिट सिर्फ फ्रांस की टेरिटरी तक रहेगी। फ्रांस की बाउंड्री जो एक्चुअल में बाउंड्री थी, उसी बाउंड्री तक फ्रांस को लिमिटेड कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद में सभी भाई मिल बांट के देखेंगे। कैसे देखेंगे? कि भैया ऑस्ट्रिया वाले बोलेंगे इतने हमें इतना दे दो, वो बोलेंगे हमें इतना दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिटी साइन हुई है, ट्रिटी ऑफ वियना के अंदर। किसके अंदर? ट्रिटी ऑफ वियना। ये कंजर्वेटिज्म में आ चुके हैं। किस में आ चुके हैं? कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है, जिसमें कोशिश यही की जा रही है कि जैसा हमारा कल्चर था वैसा ही किया जाए, ठीक है। बट एक बात बताओ, अगर सेम टू सेम कर दिया जाएगा, एज इट एज कर दिया जाएगा, तो फिर मतलब ही क्या निकला? पॉइंट समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर सेम टू सेम पहले जैसा था, उस पहले से लोग परेशान हुए थे ना, डेफिनेटली, तभी तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। लोगों ने जो इतना स्ट्रगल किया, नेपोलियन को सपोर्ट किया, राजा के अगेंस्ट गए, इतनी सारी मतलब लड़ाई वगैरह हुई, इन सब के पीछे रीजन क्या था? कि लोग उस सिस्टम से कहीं ना कहीं परेशान थे, ठीक है। ऑटोक्रेटिक रूल से, मोनार्कियल रूल से लोग इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। अब अगर एज इट एज कर दिया जाए, बिल्कुल टू कॉपी, अगर वैसे नहीं यार जैसा था वैसा ही करेंगे, जो न्यू कंजर्वेटिज्म बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग फिर से विद्रोह कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हो ना? रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ चीजें बताई। बोले एक काम करते हैं, नेपोलियन ने ना बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग अपना डायनेस्टिक रूल दोबारा स्टार्ट करेंगे, ऑटोक्रेटिक रूल दोबारा स्टार्ट करेंगे। बट नेपोलियन ने जो कुछ चेंजेस किए थे ना, जो लोग जिससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, उनको सिमिलर छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसा कि भैया नेपोलियन ने भाई का उनको वही इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को खत्म करना, और भाई क्या बोलते हैं, जो मैनोरियल ड्यूज थे उन सबको खत्म करना, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी नेपोलियन ने चीजें करी थी ना, तो ये लोग बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, लोग इनसे जुड़ चुके हैं, इन चीजों से लोग बहुत ज्यादा क्या हुए हैं? खुश हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इन सारी चीजों से अपन लोग छेड़खानी नहीं करते हैं, बाकी का जो है बाकी का सेम टू सेम कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है? अब यहां से अब दोबारा से ऑटोक्रेटिक रूल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। दोबारा से सारा जो भी नेपोलियन ने घेरा था सब वापस से एम्पायर में डिवाइड होने लगा। किस में डिवाइड होने लगा?
एम्पायर में डिवाइड होने लगा, सभी राजा आ गए, सभी साम्राज्य बनने लगे। अब यहाँ से शुरुआत किस चीज की हुई, सोचो, अब यहाँ से हुई रेवोल्यूशनरीज की। किसकी हुई? अब यहाँ पे सबसे बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ग्यूसेप्पी मैजिनी। सुना है ग्यूसेप्पे मैजिनी? ठीक है, ये क्वेश्चन आता रहे, ट्रिटी ऑफ वियना ज्यादा आता है, ठीक है, ग्यूसेप्पे मैजिनी आता है, नेपोलियनिक कोड आता है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इतना समझने के बाद तुम इन क्वेश्चंस को खुद से भी वाला प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गूगल वगैरह पे प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड वगैरह के एग्जाम देखोगे, सब में मिल जाते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं, तो यहाँ पर ग्यूसेप्पे मैजिनी कौन था, कैसे शुरुआत होती है, क्या सब देखना। तो अभी अपन लोग फिलहाल चल रहे हैं कंजर्वेटिज्म पे। किस पे आ रहे हैं? कंजर्वेटिज्म पे। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसके द्वारा वापस से ऑटोक्रेटिक रूल, वापस से डायनेस्टिक रूल की शुरुआत दोबारा होने वाली है हर जगह पे। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसको रोकने के लिए, इसका विरोध करने के लिए कुछ लोग दोबारा खड़े होते हैं, ठीक है, जो इस चीज का विद्रोह करते हैं कि नहीं यार, क्या मतलब निकला फिर इतना सब करने का, इतनी लड़ाई करने का कोई मीनिंग आया जब हम लोगों ने दोबारा से वही सब चालू कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग होती है रेवोल्यूशनरीज की। रेवोल्यूशनरीज वो लोग थे जो इस कंजर्वेटिज्म का विरोध कर रहे थे, इस कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट सीक्रेटली सोसाइटी बिल्ड कर रहे थे, ठीक है, सीक्रेटली लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे, ठीक है। जो ये रेवोल्यूशनरीज हैं, देखो अपन ने कई सारी आइडियोलॉजी पढ़ी इसमें, ठीक है। अपन लोगों ने सबसे पहले लिबरल्स के बारे में पढ़ा, लिबरल्स के अंदर अपन ने लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ी, उसके अंदर अपन ने कंजर्वेटिज्म के बारे में सुना, कंजर्वेटिज्म क्या है। अब कंजर्वेटिज्म के विरोध करने में, कंजर्वेटिज्म का अगेंस्ट कौन आ गए? रेवोल्यूशनरीज आ गए। कौन आ गए? रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे हैं? उसमें सबसे फेमस रेवोल्यूशनरी माना जाता है ग्यूसेप्पी मैजिनी। तो ये जो बंदा था, इसका जेनोवा के अंदर जन्म हुआ था। ग्यूसेप्पी मैजिनी का कहाँ हुआ था? जेनोवा में जन्म हुआ था। और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। क्या बनाई थी? सीक्रेट सोसाइटी। किधर जाएगा? इधर ही होगा। हाँ चलो ठीक है। अरे यार मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये जो पेन ड्राइव गई तो गई कहाँ? मालूम है, ऐसा लग रहा है क्योंकि दो तीन दिन में ना जो 12th वाले नहीं थे, 4-5 बच्चे हो गए, ठीक है। अब वो 5-6 अगर आना स्टार्ट करते हैं, सबको 1 तारीख का टाइम दे दिया है। पेन ड्राइव है वो दूसरी खरीदना पड़ेगी, 1200 का वो लगेगा चूल्हा सीधा। चेक कर दूंगा अगर कहीं किसी के पास। अरे एक काम करेंगे ना, जितने की मटेरियल की मेरे को जरूरत होगी ना, उतना आप इसी में डलवा देना, कहीं इसी में। ये सब समझ में आया था ना, लिबरलिज्म, ठीक है। कि भैया लिबरलिज्म जो वर्ड था, इसमें लिबर वर्ड से मतलब ही क्या था? लिबरलिज्म से मतलब क्या था? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इक्वलिटी, लिबरलिज्म का मतलब था, ठीक है। यहाँ पर अपन लोगों ने ये सारी चीजें कल देख ली थी कि भैया ये किस तरीके से रूल कर रहे थे। ये देखो, यहाँ पर अपन लोगों ने देखा था कि लिबरलिज्म के अंदर 2 चीजें थी, एक तो ऑटोक्रेसी खत्म करना, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी। कैसी गवर्नमेंट होगी? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। देखो यहाँ पर ये भी अपना हो गया था, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो लिबरल नेशनलिज्म अपन लोगों ने ये देखा था कि ये मार्केट के अंदर फ्रीडम होना चाहिए। जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस यानी जो रोक टोक लगाई गई है, टैरिफ लगाए गए हैं, टैक्सेस लगाए गए हैं, उन सबको क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। किस चीज के ऊपर लगाए गए थे? ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर अपन लोगों ने एक और चीज देखी कि यहाँ पर जो नेपोलियन था, इसने क्या किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को 39 स्टेट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। 39 कॉन्फेडरेशन के अंदर इसने डिवाइड कर दिया था सारा अपने पूरे मैनेजमेंट को। देखो क्या लिखा है? ईच ऑफ दीज प्रिंसिपैलिटीज पसेस इट्स ओन करेंसी, वेट एंड मेजर्स। तो लगभग स्टार्टिंग में 39 स्टेट्स थे। कितने थे? जो नेपोलियन के कंट्रोल में आए थे वो लगभग 39 स्टेट्स थे, और इन सब में करेंसी अलग अलग थी, सबकी अलग अलग करेंसी है, ठीक है, सबके वेट अलग अलग है, सबके मेजरमेंट अलग है, ठीक है। तो इन सबको स्टैंडर्डाइज किया गया। क्या किया गया? स्टैंडर्डाइज किया गया था, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? इन सबको सिमिलर किया गया था, करेंसी मेजरमेंट सबके लिए सेम होगा, ठीक है, ठीक है।
अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833, एक मर्चेंट ट्रेवल करता है कहाँ से, हम्बर्ग से, कहाँ से, हम्बर्ग एरा, ठीक है। मर्चेंट यानी व्यापारी, एक व्यापारी हम्बर्ग से ट्रेवल किया, कहाँ तक आया, नरम्बर्ग तक आया, न्यूरम्बर्ग तक। तो हम्बर्ग से नरम्बर्ग तक आया अपना सामान बेचने के लिए, ठीक है। गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स, ठीक है। तो इस बंदे को यहाँ से लेके यहाँ तक 11 बैरियर से पास होके जाना पड़ रहा है। मतलब एक तरह टोल टैक्स होते हैं, टोल टैक्स लगते हैं जगह जगह पे, उस तरीके से इसको 11 बैरियर मिलते हैं रास्ते में। कितने बैरियर्स मिलते हैं, 11 बैरियर्स। तो 11 बैरियर से पास होके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर बैरियर पे इसको कस्टम ड्यूटी का पे करना पड़ रहा है, ठीक है। जो होते हैं ना, टोल टैक्स देना पड़ रहा है एक तरह से, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जब ये हर 11 जगह पे टोल टैक्स देगा, और हर जगह पे टोल टैक्स कितने परसेंट है, 5% है, 5% एट ईच वन ऑफ देम। तो इसका प्रॉफिट क्या बचेगा, सामान बेचेगा क्या, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद में ड्यूटीज वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। तो ये कस्टम ड्यूटीज जो लगती थी ना, ये मैंने बताया 5% है, कितना परसेंट है, 5% है, और हर बैरियर पे देना है। किस पे देना है, हर बैरियर पे देना है। नरम्बर्ग से लेके वो है क्या था, हम्बर्ग, ठीक है, यही तो ना, हम्बर्ग से लेकर नरम्बर्ग तक कितने बैरियर आ जाते हैं, 11 बैरियर, कितने बैरियर, और हर बैरियर पे आपको अपना 5% देना है। तो 5% जो देना होता था ना, वो आप जो भी सामान लेके जा रहे हो उसके वेट के हिसाब से देना होता था। किसके हिसाब से, तो देखो वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स के हिसाब से लग रहा है। ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम, हर एक रीजन का एक अपना वेट सिस्टम होता था। अब बताओ 11 जगह से होके निकला वो, हम्बर्ग से लेके नरम्बर्ग तक पहुंचा, 11 बैरियर्स आए, हर बैरियर्स पे करेंसी चेंज, हर बैरियर पे करेंसी चेंज, हर बैरियर पे भाई इस वेट का मेजरमेंट चेंज हो रहा है, वेट एंड मेजरमेंट दोनों ही चेंज हो रही है। तो इससे क्या है ना, सेलर्स जो होते थे उनको बहुत ज़्यादा क्या आती थी, प्रॉब्लम्स आती थी। जो सेलर होते थे, जो भैया अपना सामान बेचने के लिए आते थे, प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही है। तो सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट दिस इवॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, जिसके कारण टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रही थी, अब कुछ नया करना था, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मेजर ऑफ क्लोथ फॉर वाज इल विच इन ईच रीजन स्टूड अ डिफरेंट लेंथ। देखो एल ऑफ टेक्सटाइल, एल वर्ड से मतलब एक तरह से मेजरमेंट से लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक जर्मनी की बात करी गई है, क्या बोला गया है, एक टेक्सटाइल मटेरियल है, कपड़ा बनाने का एक मटेरियल है आपके पास, और कपड़ा बनाने का मटेरियल है वो आपने कहाँ से परचेज किया है, कहाँ से खरीदा है, फ्रैंकफर्ट से, वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। तो यहाँ से जब आपने कपड़ा लिया, जिस प्राइस में कपड़ा लिया उसमें उस हिसाब से आपको इतना कपड़ा मिल गया है, ठीक है। दूसरी जगह पे अगर आप मेज में जाते हो तो आपको इतना कपड़ा मिलेगा, ठीक है। नरम्बर्ग में जा रहे हो, कितना कपड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, सेम रेट पे अलग अलग लेंथ के कपड़े मिल रहे हैं, यानी कि सबका मेजरमेंट डेफिनेटली क्या है, अलग अलग है, ठीक है। किसी जगह पे कुछ अलग मेजरमेंट है, किसी जगह पे कुछ अलग है। बात समझ में आ गई कि यार यहाँ पर मेंस में आए 55.1 इतना सेंटीमीटर क्लोथ आपको मिलेगा, ठीक है, सेम प्राइस में, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आपको 65.6 सेंटीमीटर मिल जाएगा, बट ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ज़ोलोवेरीन, ज़ोलोवेरीन क्या है भैया, कस्टम यूनियन ऑफ जर्मन स्टेट्स इन 19th सेंचुरी। ज़ोलोवेरीन जो है, ज़ोलोवेरीन जो है वो कस्टम यूनियन थे। कस्टम यूनियन यानी एक संगठन था, यूनियन का मतलब होता है एक संगठन था, ठीक है। संगठन समझते हो ना, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना उस टाइप में, ठीक है। तो वाज फॉर्मेट इसको बनाया गया था किस चीज के लिए, एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड ज्वाइन मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, और इसके अंदर सभी जर्मन स्टेटों ने ज्वाइन किया। आगे क्या हुआ, आगे देखो द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, उसके बाद में किसको बनाया गया, रेलवेज का बिल्डअप किया गया, रेलवेज नेटवर्क को बढ़ावा दिया। फर्दर स्टिमुलेटेड मोबाइलिटी, मोबाइलिटी का मतलब है जिससे दूर दूर तक सामानों को भेजा जा सके, ठीक है, ठीक है। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको फायदा मिले, ठीक है। टू नेशनल यूनिफिकेशन, और पूरा जो देश है उसको एक यूनिफाई कर सके, मतलब एक कर सके। जैसे आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि यार पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा वर्ल्ड एक हो चुका है, जुड़ चुका है एक दूसरे से। बात समझ रहे हो ना, इंटरनेशनल मार्केट चल रहा है, हम लोग कहीं से भी दुनिया से सामान मंगा रहे हैं, किसी भी टाइम से, किसी भी जगह से, ठीक है। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इस प्रकार से एक इकोनॉमिक वेव आई है नेशनलिज्म की। इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम, ठीक है। तो क्या लिखा है, इस प्रकार से अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इसने स्ट्रेंथ किया है, मजबूत किया है किस चीज को,
नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, ठीक है, जितने भी लोग मतलब नेशनल मूवमेंट में जुड़े हुए थे, इकोनॉमिक फायदा होगा, लोग उससे क्या होंगे, मतलब एक तरह से उत्साहित होंगे। बात समझ रहे हो ना, अगर इकोनॉमिक फायदा आता है अपने पास तो उससे अपन लोगों को थोड़ा बेटर लगेगा। अब जरा ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि यहां पर क्या किया है, लिबरल नेशनलिज्म के अंदर चल रहा है। बोलो लिबरल नेशनलिज्म के अंदर क्या डिमांड थी, ठीक है, यूनियन एबोलिश टैरिफ। सबसे पहले किसको एबोलिश किया गया, टैरिफ्स को। जो ट्रंप ने लगाया ना टैरिफ इंडिया में, सुना होगा किया 50% लगा दिया, इतना लगा दिया, टैरिफ लगाया, ठीक है, एंड रिड्यूस अ नंबर ऑफ करेंसीज। और जहां पर क्या किया, टैरिफ को खत्म किया, टैरिफ जो लग रहे थे उनको खत्म किया, साथ साथ में जो करेंसीज थी हर जगह की, जो अलग अलग करेंसीज थी, उन करेंसीज को मैक्सिमम 30 मतलब 30 करेंसी से लेके कितने तक कर दिया, मतलब अब मैक्सिमम 2 करेंसी रहेंगी बस, उससे ज्यादा नहीं। और पहले लगभग कितनी थी, 30 से ज्यादा थी। अब टॉपिक अपना न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। देखो यूरोपियन गवर्नमेंट, जो पूरा यूरोप है उसकी जो गवर्नमेंट है, पहले तो मोनार्कियल गवर्नमेंट जो रही है, वो अब किस आधार पे आगे बढ़ने वाली है, कंजर्वेशन के आधार पे। कंजर्वेशन यानी जो उनकी स्पिरिट थी, जो उनका जो पुराना एक स्ट्रक्चर था, अब उसको दोबारा से वो लोग जिंदा करेंगे, ठीक है, ठीक है। कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल वैल्यूज, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वैल्यूज रहे हैं, मतलब जो हमारा रीति रिवाज जो रहे हैं, ये जो फॉर्मेलिटी पहले रहती थी उसी हिसाब से दोबारा से उसको डिजाइन किया जाएगा गवर्नमेंट को, सरकार को, ठीक है। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड, कंजर्वेटिव्स का क्या विश्वास है, दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कौन, मोनार्कियल ऑटोक्रेटिक रूल, उनको दोबारा से क्या किया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। बात समझ में आई कि भाई बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, लाइक सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की समझते हो ना, जाति व्यवस्था जो होती है, ठीक है, हायरार्कीज यानी सुपीरियर इंफीरियर उस टाइप में। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व, ठीक है, और फैमिलीज को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। आगे देखो, चर्च, सोशल हायरार्कीज, ठीक है, सबसे ऊपर फेरोज होते हैं, प्रिस्ट हो गए, नोबल्स हो गए, उसके बाद में फार्मर्स हो गए, अनस्किल्ड वर्कर्स हो गए, प्रॉपर्टी और फैमिलीज। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चेंजेस होने वाले हैं किसके द्वारा, कंजर्वेटिज्म के अंदर। किसके अंदर, कंजर्वेटिज्म। और कंजर्वेटिज्म की शुरुआत कैसे हुई, जब नेपोलियन मर गया, या नेपोलियन जब लड़ाई हार गया वाटरलू की, उसके बाद में जो इतना बड़ा साम्राज्य जो था, उसके लिए दोबारा से अब किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, किस तरीके से उसको रीऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए था ये पूरा सिस्टम, ठीक है। तो अब देखो क्या लगा है, मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू सोसाइटी प्री रेवोल्यूशनरी डेज। तो यहां पर कुछ देखो क्या लगा है, मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी प्री रेवोल्यूशनरी डेज, कि यार जैसा बिल्कुल एज इट एज पहला था, बिल्कुल वैसा का वैसा अभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ डिफरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो इन्होंने बोला कि यार हम लोग मोनार्की और उसको लेके तो चलेंगे, हम लोग मोनार्कियल रूल को तो लेके चलेंगे, बट साथ साथ में थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन को भी लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, जिससे लोग हमारे से जुड़े रहें, जनता हमारे अगेंस्ट ना जाए, ठीक है। तो रेदर दे रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथ। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई मॉडर्नाइजेशन जो है वो हमारे इस पूरे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ करेगा, यानी मजबूत करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बिल्कुल प्री रेवोल्यूशनरी डेज के हिसाब से नहीं जाने वाले, ठीक है। किस हिसाब से जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen traditional institution like monarchy from changes initiated by नेपोलियन, जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उस हिसाब से। तो चलो आ जाओ, पहला कि भाई हम लोग मॉडर्न आर्मी रखेंगे, कैसी रखेंगे, मॉडर्न आर्मी रखेंगे। दूसरा एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी समझते हो ना, ब्यूरोक्रेसी होती है जो सोसाइटी को लोकल लेवल पर मेंटेन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे इंडिया में बात करते हैं तो IAS IPS जो होते हैं ना आपके, कलेक्टर वगैरह, ये सब कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं। कौन होते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद में डायनामिक इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी करना है, इकोनॉमी मजबूत होगी, देश वाले लोगों के पास फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा तो सभी लोग सपोर्ट करेंगे। पॉइंट समझ रहे हो ना। फ्यूडलिज्म और सर्फडम्स यानी गुलाम, जो गुलाम जो होते थे, जिनको सालों सालों तक काम कराया जाता था, इनको एबोलिशन करना है, इनको एबोलिशन करना है, एबोलिशन यानी खत्म करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन बोल रहे हैं, कंजर्वेटिज्म वाले भी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं,
बात समझ रहे हो, मतलब ये 100% एज इट एज करने की बात नहीं कर रहे। ये लोगों का मानना है नहीं यार मोनार्कियल रूल तो करेंगे, दोबारा से ऑटोक्रेटिक रूल भी करेंगे, क्योंकि वो हमारी स्पिरिट है, ठीक है, वो हमारा एक कल्चर है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं लोग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसी के बिहाफ पर इन्होंने क्या किया था, फ्रांस के अंदर दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। बात समझ रहे हो, किसने किया था, कंजर्वेटिज्म के द्वारा। बट इन्होंने कुछ चीजों की डिमांड करी कि हम लोग जाएंगे लेकिन इस तरीके से जाएंगे, ठीक है, कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। अब आते हैं अपन लोग ट्रीटी ऑफ वियना। ये सभी लोग बैठे हुए हैं ट्रीटी ऑफ वियना के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, हंगरी, ब्रिटेन, ठीक है। अब जरा देखते हैं आगे क्या है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। देखो रशिया का कुछ पार्ट उस टाइम में जो है ना यूरोप का भी पार्ट था, किसका था उस टाइम पर, ठीक है। अभी अपन लोग देखे हैं हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड, इन सब लोगों ने मिलकर किसको हराया था, नेपोलियन को हराया था, ठीक है। मेट एट वियना, ये सब लोग वियना में मिले। वियना कहां पर है, ऑस्ट्रिया के अंदर है, ठीक है। टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट ऑफ यूरोप, ठीक है। और इन सब लोगों ने यूरोप का सेटलमेंट के लिए बात चल रहे हैं कि भाई देखो यार नेपोलियन को दोहरा दिया है, बताओ किस तरीके, देखो ये लगे हुए हैं ना, अब बताओ किस तरीके डिसाइड करना है, किसके हाथ में क्या चीज आने वाली है, ठीक है। फ्रांस का क्या करना है, बेल्जियम का क्या करना है, आर्मी का क्या करना है, ये सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये बंदा है एक काउंसलर है, ये क्या है, काउंसलर या चांसलर बोलो। तो ऑस्ट्रियन चांसलर है जिसका नाम है ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। क्या नाम है, ड्यूक मैटरनिक। ये इस पूरी कॉन्फ्रेंस को जो ये अभी हो रही है ना वियना में, इसको क्या कर रहा था, होस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, होस्ट कर रहा था, ठीक है, होस्टेड बाय। अब जरा देखो, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना 1815 विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंज दैट केम अबाउट यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स, ठीक है। तो नेपोलियनिक वॉर के टाइम पर यूरोप के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं उन सारे चेंजों पर ये लोग डायलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते थे वो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला चेंज इन्होंने क्या किया, फ्रांस का जो ये एरिया था, ठीक है, इस एरिया में क्या किया, पढ़ो, डिपोज का मतलब दोबारा से उसको वहां पे लगा दिया, ठीक है। किसको स्टार्ट कर दिया दोबारा से, बर्बन डायनेस्टी को। ये बर्बन डायनेस्टी को ही तो लोगों ने हटाया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपन लोग पढ़ते हैं लुई 16 वगैरह जो राजा थे, इन सबको ही तो हराया था, हटाया था। बट इन लोगों ने दोबारा से वहीं पे स्टार्ट कर दिया, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज, फ्रांस की उस सारी टेरिटरीज को इलीगल घोषित कर दिया गया, उन सारी टेरिटरीज को हटा दिया गया जो किसने कब्जा किया था, नेपोलियन ने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो आगे क्या लगा है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस था बीच में, इस फ्रांस के आसपास चारों तरफ से एक अलग स्टेट्स की सीरीज बना दी गई। नीदरलैंड, क्या बोलते हैं दूसरा कौन सा, प्रूसिया हो गया, ऑस्ट्रिया वगैरह हो गया, ठीक है, इन सबको बेल्जियम हो गया, ठीक है। इन सबको क्यों बना दिया गया था आसपास, क्यों, मतलब इनकी बाउंड्रीज को फिक्स कर दिया जिससे फ्रांस कभी अपने आप को एक्सपेंड ना करे, क्या ना करे फ्यूचर में। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। किसको रोकने के लिए, फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, ठीक है, ठीक है। ये दूसरा चेंज। पहला क्या किया, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या किया, फ्रांस के आसपास अ नंबर ऑफ स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स की सीरीज को क्या कर दिया गया था, दोबारा से लगा दिया गया था, मतलब जिससे फ्रांस इन फ्यूचर अपने आप को एक्सपेंड ना करे। पढ़ो आगे, द किंगडम ऑफ द विच इंक्लूडेड, किसके साथ मिला दिया गया, बेल्जियम के साथ, वॉज सेटअप इन द नॉर्थ जेनोआ, वॉज एडेड अ पीडमोंट इन द साउथ। देखो यार ये जगहों के नाम है, सब है ना, एडेड टू द पीडमोंट इन द साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये देखो ऊपर क्या है ना, नीदरलैंड है, नीदरलैंड यहाँ पर है, नीदरलैंड किसके बगल से है, बेल्जियम के बगल से है, तो यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज को सेट कर दिया गया था, ठीक है। और इसके ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जेनोआ आ जाएगा, साउथ में जाएंगे तो ये पीडमोंट नाम से एक है वो नीचे आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रूशिया है, प्रूसिया वाज गिवन इंपोर्टेंट न्यू टेरिटरी इन वेस्टर्न फ्रंटियर। देखो ये वेस्टर्न साइड अगर जाएंगे तो यहाँ पर ये प्रूसिया जो है वो सबसे इंपोर्टेंट टेरिटरी मानी गई है, ये वेस्टर्न साइड है। तो प्रूसिया वाज इंपोर्टेंट इन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑन नॉर्थ इटली, ठीक है। तो यहाँ पर यार जो नॉर्थ इटली था, क्या था, नॉर्थ इटली है, उस पर कंट्रोल किसका आया, ऑस्ट्रिया का। किसका आया,
अब एक जर्मन कॉन्फेडरेशन हुई, कितने स्टेट्स थे? 39। अभी अपने पीछे भी देखा 39 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जर्मन कॉन्फेडरेशन हुई जहां पर दैट हैज बीन सेटअप अब नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पर नेपोलियन वगैरह ने जो किया था, मतलब एक तरह जर्मन कॉन्फेडरेशन में था, तो इनको टच नहीं किया था, ठीक है, इनसे हाथ नहीं लगाया था। जो आसपास के स्टेट्स थे ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट थे, उनको देखा था। जरा पढ़ो यार, ठीक है। क्या लिखा है? रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। रशिया को भैया किसका पार्ट मिल गया? पोलैंड का मिल गया, ठीक है। वहीं पर प्रूशिया को किसका पोर्शन मिल गया? सैक्सोनी का मिल गया, ठीक है। ये जगह के नाम है, ठीक है। जगह के नाम थोड़े अनकटोटे हैं, मतलब अजीब से हैं, ठीक है। द मेन इंटेंशन, अब यहाँ पे मेन इंटेंशन क्या है? यहाँ पर रिस्टोर, वही जो देखा अपन ने, मेन इंटेंशन क्या है? रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जिनको किसने उखाड़ के फेंक दिया था? नेपोलियन ने उखाड़ के फेंक दिया ना, उन सबको रिस्टोर करना है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है? क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, जिससे यूरोप के अंदर एक पूरा, मतलब पूरे यूरोप के अंदर एक नया ऑर्डर तैयार हो कंजर्वेटिज्म का। अब आगे देखो, द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। ये हो गया। अब पढ़ो जरा क्या लिखा है। देखो, क्रिटिसाइज वर्ड का मतलब समझते हैं ना, बोलो। क्रिटिसाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज की बुराई करना एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर इन लोगों का मानना है कि ये जो मेथड है अपना, ये दोबारा से उनको रिस्टोर करना, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, ये लोग जो है वो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे, यानी इसकी एक तरह से बुराई नहीं करेंगे। एंड डिसेंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी, ठीक है। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। किस पे उठाए जाएंगे? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। एक बात कही है, अब जरा देखो, पढ़ो जरा। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, ठीक है। यहां पर कंजर्वेटिज्म में एक और बात बोली गई है कि यार भाई जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम कंट्रोल करेंगे न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे, प्ले, जितने भी सॉन्ग्स वगैरह, समझ रहे हो ना। न्यूज़पेपर और मीडिया वगैरह कंट्रोल में आ गया तो ये लोग वही लिखेंगे जो हम लोग लिखाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखिए, पढ़ो। मोस्ट ऑफ देम रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी किस वाले आइडिया की बात कर रहे हैं? लिबर्टी वाले आइडिया की। लिबर्टी यानी फ्रीडम वाले आइडिया की, ठीक है। फ्रीडम जिस जहां से कहानी शुरुआत हुई थी, ठीक है। मोनार्की के अगेंस्ट में तो लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो भैया आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे कैसे होता है? द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉन लेस कंटिन्यूड इंस्पायर लिबरल। आज भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेमोरीज थी, जो इस समय 1789 में शुरुआत करी गई थी, वो बहुत सारे लोगों के दिलों में थी। यार चाहे तो दोबारा से एक और बार स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब यही लोग जो है आगे चल के रूप लेंगे रेवोल्यूशनरीज का। किसका लेंगे? रेवोल्यूशनरीज। वन ऑफ द मेजर इश्यू टेकन बाय लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservative order। यहाँ पर कई सारे लिबरल नेशनलिस्ट थे, कई सारे लिबरलिज्म की फिलॉसफी को मानने वाले लोग ऐसे थे जो इस नए तरीके से क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। मतलब इस जो नया ऑर्डर आया है ना, न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, इसको विरोध कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और ये लोग बोल रहे थे कम से कम भैया प्रेस को तो फ्रीडम दो। तुमने तो ये बोल दिया कि न्यूज़पेपर में वही छपेगा जो हम छपवाएंगे, मीडिया में वही वाली बात आएगी जो हम बुलवाएंगे, ठीक है। बस मतलब आपको वही दिखाया जाएगा, वही न्यूज़ दिया जाएगा। ये सारे काम वहां पे हो रहे थे और वहां पे लोग विरोध कर रहे थे। आज के टाइम पे आप लोग देखो, आज के टाइम पे बोलते हैं ना कि मीडिया तो यार सारे देश की इतनी बेकार है जो रियल टॉपिक पे बात ही नहीं करेगी। इंडिया के अंदर भी देखा जाए, मीडिया जो है एजुकेशन में बात नहीं कर रही है, हेल्थ पे बात नहीं कर रही है, फैसिलिटीज पे बात नहीं कर रही है, इकोनॉमी पे बात नहीं कर रही है, एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रही है, स्कूलिंग पे बात नहीं कर रही है, फार्मर्स के लिए बात नहीं कर रही है, किसानों के लिए नहीं कर रही है, ठीक है, किसी के लिए नहीं कर रही है, ठीक है। मीडिया को उलझा के रखा है बस। कुछ देखो, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मान लो इंडिया में मान लो एलपीजी वगैरह बिल्कुल जड़ से खत्म भी हो जाए ना, या व्यवस्था नहीं हो पाए, तो मान लो मीडिया वाले क्या बोलने लगेंगे? सारे के सारे भाई ये जब से एलपीजी आया है ना, तब से ही लोगों में कैंसर बढ़ रहा है, तब से ही लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, अब से हम लोग सिर्फ चूल्हे पे खाना बनाएंगे जिससे हम लोग हेल्दी रहेंगे। मीडिया वाले ये बोलेंगे, ठीक है, रियल में। अब तुम मान लो एक एग्जांपल अपन लोगों ने लिया कि इंडिया में मान लो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है,
इंटरनेट की सर्विस जो है, ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो ईरान जो है वो समुद्र के नीचे से जो इंटरनेट की जो लाइंस गई हैं उनका केबल कट कर सकता है, ठीक है। मे बी पॉसिबल अगर ज़्यादा बात बिगड़ दी है तो, ठीक है। स्पेशल इंडिया का, क्योंकि इंडिया के लोगों के साथ अच्छा मतलब समझ रहे हो ना, इंडिया के संबंध जो है इंटरनेशनल लेवल पर ईरान से खराब चल रहे हैं, तो क्या होगा, मीडिया वाले उसको भी ग्लोरीफाई करेंगे। बात समझ रहे हो ना, हर चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए बैठे, मतलब किसी भी सिस्टम में बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मालूम है अगर एक दिन में सभी मीडिया वालों को मारना है तो एक सिंपल सा इलाज है, मालूम है क्या, जितने भी नेता होते हैं उन सब के पैरों पे, जूतों पे जेल लगा दो, सुबह आएंगे चाटने के लिए और एक दिन में सब खत्म। ये इंडिया की सच्चाई है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, मरने के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं यार ये कौन सी बात हुई। तुम लोगों ने प्रेस को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, प्रेस के अंदर कोई मतलब नेगेटिव वाली बात तुम दिखाओगे ही नहीं, ठीक है, हर चीज में बस अपनी तारीफ ही दिखाते रहोगे, ठीक है। और ये लोग आज से कितने साल पुराने हैं, 1830 की बात चल रही है, लगभग 170 200 साल पुराने लोग हैं। कितने साल पुराने लोग हैं, तो 200 साल पुराने जो लोग थे, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई इतना नहीं था, बस वो प्रेस की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। और आज देखो, आज प्रेस वगैरह बिल्कुल खत्म। प्रेस को मालूम है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो प्रेस होती है ना, मीडिया जो होती है, मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। बट आज इंडिया की मीडिया सबसे बेकार हो गई है, बहुत ज़्यादा। तुम न्यूज़ चैनल खोलोगे, पूरे न्यूज़ चैनल पे कहीं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये वो फलाना ठिकाना, बस यही चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यार यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये लोग बोल रहे हैं कि यार ये जो न्यू रेवोल्यूशन आया है, मतलब जो कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट आया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या करेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसी के अगेंस्ट तो लड़ रहे थे, ऑटोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों की शुरुआत होती है जिनको बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज, क्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1830 से लेके 48 तक का टाइम, ठीक है। इसमें लगातार कई सारी रेवोल्यूशन होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन दोबारा होगी एक और बार, ठीक है, यहाँ पर बेल्जियम के लिए दोबारा से होगी, ठीक है, ग्रीक के लिए दोबारा से होगी, ग्रीक के लिए दोबारा से होगी। तो उसमें अपन लोग कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रिटी पढ़ेंगे, ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझना। अभी गियुसेप्पी मैज़नी के बारे में आएगा, ठीक है। तो अभी जो ये लोग हैं कंजर्वेटिज्म वाले लोग क्या बोल रहे हैं, 1815 के बाद में कंजर्वेटिज्म लोग पूरे जोर लगा रहे हैं किस चीज के लिए, कि दोबारा से वही पुराना वाले कल्चर को क्या किया जाए, वो कर दिया जाए, एक तरह से अडॉप्ट कर लिया जाए या उसको स्टेब्लिश कर दिया जाए, ठीक है, रीस्टोर कर दिया जाए। तो यहाँ पर उनके अगेंस्ट में ये लोग खड़े होंगे। बट ये लोग जो है ना वो डायरेक्ट सामना नहीं कर सकते, डायरेक्ट सामने आएंगे तो क्या पड़ेगी, सीधी गोली पड़ेगी, ठीक है, खुलकर। ये लोग छुप छुप के सीक्रेटली सोसाइटी बनाएंगे, सीक्रेटली मिलेंगे, सीक्रेटली लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन लोग द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज कौन है, यानी क्रांतिकारी, एक तरह रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है, ठीक है, फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर सभी लोगों को एक डर है। डर किस चीज़ का है कि यार जैसे इंडिया में है ना, कोई आदमी खुलकर बोलता नहीं है सरकार के अगेंस्ट, ठीक है। खुलकर क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मैंने बताया था ना सोनम वांगचुक के बारे में, मैंने एक केस बताया था, लद्दाख के अंदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खुलकर बात करी, टेररिस्ट का चार्ज लगाया इंडिया ने। किसका चार्ज लगाया, और बंदा कम से 6 से 7 महीने जेल में रह के आया, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो आम आदमी का क्या होगा, आम आदमी बोलने से वैसे ही डर जाएगा, ठीक है। जो साइंटिस्ट जैसा इंसान जिसने पूरी दुनिया भर के मेडल वगैरह भारत के अंदर इतनी मतलब वो प्राउड वाली चीज़ें दिलाई है कि यार गर्व होना चाहिए, अब ऐसे आदमी को उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। ये वो था अपना अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, जब इलेक्शन का टाइम आया उस बंदे पे करप्शन का चार्ज लगा के उसको जेल में डाल दिया, ठीक है, करप्शन का। 6-7 महीने वो आदमी जेल में रहा, समझ रहे ना। और लास्ट में हाईकोर्ट ने क्या बोला, यार ये तो बिल्कुल ईमानदार आदमी है, इसके ऊपर केस बनेगा ही नहीं। केस की तारीख वारीख तो दूर की बात है, केस फाइल ही नहीं हो रहा, मतलब केस भी फाइल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और आदमी जेल में, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सेंट्रल में होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, उसका इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी उठा के जेल में पटक सकती है। अब ऐसी चीज़ों से जनता के अंदर बैठ जाता है डर, क्या बैठ जाता है, और आदमी फिर बोलता नहीं है। बोलना चाहेगा क्या, नहीं बोलना चाहेगा, ठीक है, वो छोड़ यार मेरे को क्या करना है। अब ध्रुव राठी का नाम सुना है ना, ध्रुव राठी, वो बंदा जो है वो जर्मनी में बैठा है, लेकिन जर्मनी में बैठ के वो वीडियोस बनाता है, सरकार के अगेंस्ट बनाता है, सबके अगेंस्ट बनाता है, मतलब सीधी बात है, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। बट अगर इंडिया में होता तो इंडिया में होता ही नहीं, जेल में होता, ठीक है, समझ रहे ना। अभी इंडिया में जो हिटलर ने किया था ना, तुमने नाजिम्स एंड हिटलर सुना होगा चैप्टर 9th क्लास में, बिल्कुल।
तो जो हिटलर ने किया था ना उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक अभी इंडिया में चल रहा है प्रेजेंट में, रियलिटी बताई तो। बट हम लोग अवेयर नहीं है उन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। इंडिया में एक कंसेप्ट चलता है, ठीक है, इंडिया का हर एक व्यक्ति एक ही चीज़ पर जीता है, अपने को क्या करना है, मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे क्या लेना देना है, अपने को क्या लेना है, बस ये थे, वो तेरे को कोई फर्क है क्या, बस खत्म बात, ठीक है। तो जरा सुनो, द फियर ऑफ रेप्रेशन ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, इससे कई सारे नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड हो चुके थे। सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी थी, क्या बनने लगी थी, सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी थी। रेवोल्यूशनरीज थे वो सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे। स्प्रैंग इन अप मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, किसको ट्रेन करने के लिए, अपने रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर सके, ठीक है, और अपने विचारों को फैला सके, ठीक है। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन, देखो यहाँ पे क्या है, कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। आपको अगर रेवोल्यूशनरी बनना है तो आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप किसके अगेंस्ट हो, मोनार्कियल फॉर्म्स की तो अगेंस्ट हो, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, आप किसके लिए लड़ाई करोगे, लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए तो आपको लड़ाई करना ही है पूरी जी जान से। बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं, एक बार अगर किसी में अगर आप लोग आगे बढ़े जाते हो तो भाई पीछे कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। अगर समझ ना, इंडिया में भी इस देखो अभी ये नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है, क्या चल रहा है, यूरोप की बात कर रहे हैं, इसके बाद में नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा, ठीक है। दोनों में अपन को एक ही केस सामने आएगा कि भाई अगर किसी चीज को लेके एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यार या तो फिर अगर तुमने इरादा कर लिया है कि नहीं यार अब हमें इस चीज का अपोज करना है, इस चीज के अगेंस्ट लड़ाई करनी है, तो फिर पूरी जी जान लगाना पड़ेगी, लौटने का रास्ता नहीं है, ठीक है। देखो तुमने उसका नाम सुना होगा, सिकंदर का सुना है, अलेक्जेंडर सिकंदर, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सिकंदर जो था उसने 27 साल की उम्र में 27, कितना 27, और 27 एज ही कितनी होती है, इंडिया में तो 35 साल का स्टूडेंट तैयारी करता है, ठीक है। कॉल पे बात करें, हाँ क्या चल रहा है, बोले तैयारी चल रही है, ठीक है। 35 साल का बोलता है और शादी भी हो जाती है, फिर बोलता है अरे कुछ नहीं है, पहले शादी करा दो फिर बाद में कुछ कमाने लगेगा। सिकंदर की उम्र 27 साल थी, कितनी थी, और 27 साल की उम्र में उस बंदे ने आधी दुनिया जीत ली। क्या जीत ली, आधी दुनिया जीत ली, ठीक है, पूरा यूरोप सिकंदर ने जीत लिया था। आज से लगभग ये बात है 2,500 साल पुरानी, 2,500 भी नहीं, 2,000 3,000 साल पुरानी होगी, 2,500 से 3,000 साल पुरानी बात है, ठीक है। 2,500 साल पहले सिकंदर जो था लगभग पूरी दुनिया जीत चुका था, ठीक है। ऐसा माना जाता है सिकंदर जिस जगह से निकलता था ना वो राज्य पर उसी का झंडा लहराता था फिर, ठीक है, बात समझ रहे ना। पूरा यूरोप जीत लिया, एशिया में आ गया, एशिया में रसिया तक आ गया, अफगानिस्तान तक आ गया। अब इसके बाद में सिकंदर खड़ा था कहाँ पर, इंडिया के एंट्रेंस पे, मतलब जो अपना पंजाब का रास्ता है ना, वहाँ पे एक नदी का नाम सुना होगा, इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर पे खड़ा हुआ था, बोले कोई दिक्कत नहीं, अब इंडिया में घुसना है। इंडिया में लड़ाई भी हुई, इंडिया में हालांकि एक राजा उस समय थे, राजा पुरू नाम था उनका, पोरस, क्या नाम था, पोरस, सिकंदर के राजा, वो पंजाब के राजा थे पोरस। अब पोरस ने सामना किया किसका, सिकंदर का, ठीक है। अब राजा पोरस जो थे उनकी भी एज लगभग इतनी थी, कुछ 30+35 के आसपास थी। बट सीधी बात है, राजा पोरस ने पूरी बहादुरी से सामना तो किया सिकंदर का, बट रिजल्ट क्या आने वाला था, जीत सकते हैं, जीतना ही नहीं है, हारना ही है। राजा पोरस हार गए, ठीक है, और सिकंदर, एक मिनट रुकना, हेलो, अरे मैंने ये पूछा था वो क्यों, वो मेरी पेन ड्राइव थी वो कहाँ गई, तेरे पास है क्या, तूने डिब्बे में रख दी क्या, अरे भाई तो पूछ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही थी, पता नहीं है मेरे हाथ बात में पता नहीं किधर गिर गई, चल ठीक है छोड़। हाँ अरे हुआ क्या कि वो पूरा जो मटेरियल कंटेंट था ना, वो पता नहीं मैं यहाँ से गया और जेब में से पैसे वैसे निकाले, पता नहीं मोबाइल निकाला, पता नहीं कहाँ गिर गई, तो पूरा लॉस हो गया। अब वो दोबारा से पूरी फाइल्स को रिस्टोर करना पड़ेगा फिर से नया लेके, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ मैंने क्या बोला कि यार राजा पोरस हार गए, सिकंदर जीत गया। मानो सिकंदर के जीतने के पीछे रीजन क्या था, कमिटमेंट, जो यहाँ पे बात करी जा रही है ना, कमिटमेंट कैसा था, सिकंदर का एक बात मानना था, सिकंदर की सेना जिस जहाज से उतरती थी, जिस जहाज से उतरती थी ना, सबसे पहले तो उस जहाज को बॉम्ब से उड़ा देता था, ठीक है। मतलब जितनी भी सेना उतरी, मान लो 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए सिकंदर की सेना में, तो जिस जहाज से सेना उतरी उस जहाज को सबसे पहले उसने आग लगा दी या बॉम्ब से उड़ा दिया। मतलब क्या हुआ कि बेटा अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है, अब तो पूरी जी जान लगा के इसी लड़ाई में लड़ जाओ, मर जाओ। अब देखो दो ऑप्शन होते हैं, या तो मरो या फिर दूसरे को मारो, तो इसमें क्या चॉइस करोगे, दूसरे को मारो, ठीक है।
पॉइंट समझ रहे हो ना? जब दो ही ऑप्शन है, या तो फिर खुद मर या फिर सामने वाले को मार दे, तो सामने वाला कोई भी हो कैसा भी हो मार नहीं है, ठीक है। तो सिकंदर के जितने भी लोग थे ना, उन सब में एक ही कमिटमेंट था कि सामने वाले को मारना है, अदरवाइज क्या होगा, खुद मर जाएंगे, ठीक है। तो कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो मैंने बताया ना 27 साल की उम्र में उस बंदे ने कैसे पूरी दुनिया जीत ली, और 32 साल की उम्र में डेथ हो गई। कितने साल की उम्र में? 32, मतलब 4-5 साल बाद डेथ हो गई। डेथ कैसे? बड़ी नेचुरल डेथ हुई, जहर से हुई थी। जहर खा लिया था, जहर दे दिया था, मतलब ऐसा माना जाता है कि इंडिया में उस समय चाणक्य वगैरह जो थे ना, इन लोगों ने मरवाया था धोखे से, ठीक है। तो सिकंदर की जब डेथ हुई ना, तो मालूम है सिकंदर ने 3 इच्छाएं बोली, लास्ट इच्छाएं। बोले क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सिकंदर क्या ने पता ही नहीं चल पाया, फूड पॉइजन टाइप में जहर था, मतलब सबको लग रहा था। अरे होते हैं कई सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर आएंगी ना तो हम लोग पढ़ेंगे। मालूम कैसे डेथ हुई? 27 साल की उम्र, सब कुछ जीत चुका है, सारा कुछ है, ठीक है। इंडिया में आया था। इंडिया में राजा पोरस जब हारे थे ना, तो राजा पोरस हारे इतनी बहादुरी से थे कि सिकंदर भी उनका क्या हो गया, फैन हो गया। बोले भाई पोरस मानना पड़ेगा यार, तुम्हें मालूम था कि तुम फाइनली हारोगे, ठीक है, बट उसके बाद भी तुम हमसे लड़े। हारना अगर तय हो और उसके बाद भी अपन लोग लड़ते हैं, तब आदमी की बहादुरी मानी जाती है। पॉइंट समझ रहे हो ना? तो राजा पोरस का सिकंदर हो गया फैन, और पूरा का पूरा राज्य उनको वापस लौटा गया, और वापस वहीं से लौट गया, ठीक है। वो अंदर नहीं आया, इंडिया के अंदर नहीं घुसा, ठीक है। अब हुआ क्या, 32 ईयर्स की एज लगभग ऐसी थी, सिकंदर की डेथ हो गई। डेथ कैसे होती है? ऐसा माना जाता है कि लगभग जहर से हुई थी, कुछ लोग बोलते हैं नेचुरल डेथ हुई थी, ठीक है। सिकंदर ने 3 इच्छाएं बोली, मालूम कौन सी? बोले पहली इच्छा ये है कि जब मेरी अर्थी तैयार की जाए ना, और जब मेरे को शमशान, मतलब वहाँ तक जो होता है ना, अपना कब्रिस्तान तक ले जाया जाए, ठीक है, दफनाने के लिए, तो मेरे दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकाल दिया जाए, दोनों हाथों को बाहर निकाल दिया जाए, जिससे क्या दुनिया को पता चलेगा कि आदमी आया भी खाली हाथ, जाएगा भी खाली हाथ। सिकंदर जैसा सम्राट बोल रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि जहाँ से मेरी मतलब जो होती है ना शमशान यात्रा, एक तरह से चालू होती है, ठीक है, जहाँ से चालू हो वहाँ से लेके शमशान तक जितनी भी मेरे पास दौलत है, हीरे मोती सोना चांदी, सबको बिछा दो। और दौलत इतनी थी कि वो कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी उसने बिछाई थी ना पूरे रास्ते में, वो तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, 1% भी नहीं होगी, ठीक है। तो सिकंदर की जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी ना उठा के ले जाने वाली, वहाँ से लेके पैरों के नीचे, जूते चप्पलों के नीचे सिर्फ हीरे मोती बिछे हुए थे, जिससे दुनिया को पता चले कि भाई जब ऊपर वाले का टाइम आता है ना, तो ये जिस चीज़ के लिए तुम पूरी जिंदगी भर भागते रहे हो, वो कंकड़ पत्थर ऐसी हो जाती है। पॉइंट समझ रहे हो? उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक भी हीरा उठा के कोई दोबारा से दूसरी सांस नहीं दे सकता, दोबारा से कोई जिंदा नहीं कर सकता। दूसरी, अब तीसरी बात उसने क्या बोली सिकंदर ने, कि भाई मेरे को लेके जाओगे, पहली बात तो डन हो गई, हाथ बाहर निकालो, जिससे लोगों को क्या पता चलेगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, कि दौलत जितनी भी है, हीरे सोना चांदी वगैरह, सबको बिछा दो। क्यों बिछा दो? क्योंकि लोगों को पता चलेगा भाई तुम पूरी जिंदगी भर जिस चीज के पीछे भागते रहे, जिस चीज के लिए लड़ते रहे, एक्चुअल में उसकी वैल्यू कुछ थी ही नहीं, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि मेरा जो जनाजा होगा, मेरी जो अर्थी होगी, उसमें सारे जो कंधे लगेंगे ना, वो दुनिया के सबसे बड़े हकीम लगेंगे, वैद्य लगेंगे। वैद्य यानी समझते हो ना, हकीम, डॉक्टर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर वाले का बुलावा आता है तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी बचा नहीं सकता, ठीक है। ये 3 शर्तें थी जो आज तक लोगों को सिखा रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन। तो सिकंदर के बारे में अगर पढ़ा जाए ना बहुत अच्छे से, अलेक्जेंडर के बारे में, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है, ऐसा कोई राजा हुआ ही नहीं है सिकंदर ऐसा, क्योंकि 27 ईयर्स, ठीक है, कम कितनी उम्र होती है 27 ईयर, ठीक है, बिल्कुल यंग वाली उम्र, और उस उम्र में वो आदमी पूरी दुनिया जीत के बैठा था, पूरी दुनिया, वो भी जीरो से स्टार्ट करे। सिकंदर के पिताजी का कोई ये था वो नहीं था, बिल्कुल मतलब बहुत ही जीरो लेवल से बंदा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और लड़ और सबसे बड़ी बात, इतिहास में सारे राजा जो मिलेंगे उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह ये शादी वादी करके राज्य जीते हैं, सिकंदर ने सारे राज्य लड़के जीते थे, ठीक है। तो सिकंदर के बारे में पढ़ा जाए ना तो बहुत सारी मोटिवेशन वाली चीज़ें मिलती हैं कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कम उम्र में उस बंदे ने क्या क्या कर लिया, और बस। और देखो मानो एक चीज़ होती है प्रेशर लेना, ठीक है, प्रेशर लेने की आदत होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। आगे आते हैं, टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब आगे आते हैं, तो मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज आल्सो सॉ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो यहाँ पर क्या है, कई सारे ऐसे रेवोल्यूशनरीज हैं जो इन सारी मतलब नेशन स्टेट्स जो क्रिएट कराए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, इन सबकी स्ट्रगल के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला ग्यूसेप्पी मैज़िनी, इस बंदे का नाम था ग्यूसेप्पी मैज़िनी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इटालियन आदमी था ये, एक रेवोल्यूशनरी था। क्या था? रेवोल्यूशनरी, कोई क्रांतिकारी। सीक्रेट सोसाइटी इसने बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी बना के इसने लोगों को अपने साथ जोड़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। कहाँ पे इसका बर्थ हुआ था? जेनोवा में। जेनोवा कब हुआ था?
1807, ठीक है। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। कार्बोनरी के अंदर इसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। कार्बोनरी जहां से कार्बन निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, यहीं पर लोगों की मीटिंग होती थी। क्या होती थी? सबसे ज्यादा सेफ जगह, ठीक है। कार्बन निकाला जाता है ना, खदान वगैरह, ऐसी जगह थी। एज अ यंग मैन 24, जब 24 साल का था, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवल्यूशनरी इन क्या बोलते हैं इसको, लिगुरिया, हाँ हाँ लिगुरिया, हाँ। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एग्जाइल, मतलब इसको क्या है ना, एक तरह से दूसरी जगह पे भेजा गया था। ये एक रेवल्यूशनरी बंदा था, 24 साल का यंग था, तो इसको ना दूसरी जगह पे, जहाँ पे ये मीटिंग सारी चल रही थी, रेवल्यूशनरी की शुरुआत हो रही थी, वहाँ पे इसको भेजा गया कि भाई तेरे ऐसे इंसान की जरूरत ऐसी यहाँ पे पड़ेगी। अब आगे देखो, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। इसने 2 सोसाइटीज मतलब अंडरग्राउंड में यानी छुपकर बनाई थी। पहली यंग इटली, कौन सी, कहाँ बनाई थी, मर्सेलिस में। दूसरी यंग यूरोप, कहाँ पे बनाई थी, बर्न में। क्या, फ्रांस के नेशनल एंथम मर्सेलिस? नहीं, ये तो अच्छा पता नहीं है, मेरे को तो याद नहीं है ना, हो सकता है यही था, हाँ हो सकता है, निकल जाता है माइंड से कई बार। देखो अब आगे देखते हैं, हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। तो देखो ये जो दोनों वो बनाई गई है ना, सीक्रेट सोसाइटी जो बनाई गई है, इन दोनों सीक्रेट सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के अंदर अब क्या मतलब है, उनकी मतलब एक क्वालिफिकेशन टाइप की होना चाहिए। देखो, यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। तो यहाँ पर तो पहले यंग मैन चाहिए, क्या चाहिए, यंग मैन, ठीक है, नौजवान, 17 साल से लेके कोई भी 26, 27, 28 साल का व्यक्ति चलेगा, ठीक है। तो यंग मैन क्यों चाहिए, क्योंकि सीधी बात है यार भैया, अगर ओल्ड एज लेंगे तो उतनी ज़्यादा शायद एनर्जी ना हो, उतनी ज़्यादा मतलब भागदौड़ ना कर पाए, ठीक है, ठीक है। ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। इन लोगों का मानना था भगवान ने पूरी दुनिया को एक नेशन की तरह ही बनाया है। मतलब किस तरीके से बनाया है, मतलब जो हम लोगों को इक्वलिटी मिलना चाहिए, हम लोगों को जो मतलब फ्रीडम मिलना चाहिए, वो कोई राजा के द्वारा थोड़ी है, वो तो नेचुरल चीज़ है। क्या है, नेचुरल चीज़ है। और अगर नेचुरल चीज़ नहीं होती तो राजा रोक लगा के दिखाए कि यार तुम लोग सांस मत लो, यार ये हवा तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या, ठीक है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। आगे बढ़ो, क्या लगा है, अलायंस का मतलब होता है सबको एक करना, अलायंस ऑफ नेशंस। तो भैया अब एक टॉपिक और स्टार्ट होगा आगे चल के, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्वेश्चन आता है, कौन सा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। चलो पढ़ो क्या लिखा है। करूँगा तो पता नहीं कब तक आ पाएगी। अच्छा देखो पढ़ लिया होगा ये तो। फॉलो, देखो क्या लगा है, यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। यहाँ पे यूनिफिकेशन होने वाला है इटली का। यूनिफिकेशन का मतलब एकीकरण, एकीकरण वाला एक करना, ठीक है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी। इस मॉडल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटी कहाँ कहाँ बनाई गई, जर्मनी के अंदर बनाई गई, फ्रांस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर और पोलैंड के अंदर, ठीक है। जर्मनी ये हो गया, फ्रांस यहाँ पर हो गया, इसके बगल में यहाँ पर स्विट्जरलैंड हो गया, और यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, ये अपना स्विट्जरलैंड और पोलैंड, ठीक है, इस 4 हो गए। अब आगे देखो क्या लिखा है, हिज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स, ठीक है। तो इससे एक तरह से मतलब ये है, ये जो बंदा है ना गिउसेप्पे मैज़िनी, इसकी वजह से लोग जो हैं, मतलब कौन से जो कंजर्वेटिज्म की बात कर रहे थे, एक तरह से वो डर गए हैं। किस तरीके डर गए हैं कि भाई यार यहाँ पर इन लोगों, इसने पहले तो डिमांड करी थी किस चीज़ की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए, किसके लिए,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है और इसने बहुत ज़्यादा रिलेंटलेस मतलब पूरी जी जान लगा के इसने अपोजिशन किया था किसका, मोनार्की का। मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक का अपना नाम सुना था, ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। ड्यूक मैटरनिक ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर उसने क्या किया था, होस्ट किया था, ठीक है। तो ड्यूक मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। बंदा देखो सुनो क्या बोला ड्यूक मैटरनिक, जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, ठीक है, तो ड्यूक मैटरनिक ने उस पूरी ट्रीटी ऑफ वियना को क्या किया था, होस्ट किया था। क्या किया था, होस्ट, समझते हो ना। मतलब जैसा कि एक प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर होस्ट एक होता है ना कि भाई तू इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट करेगा, जब रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे स्कूल वगैरह में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूक मैटरनिक ने जब अनाउंसमेंट चल रही है, ट्रीटी ऑफ वियना चल रही है, सब कुछ चल रहा है, मतलब उस समय ड्यूक उसने बताया कि भैया ये जो बंदा है ना, ये हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, समझ रहे ना, हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, हमारे जो पूरा सिस्टम है, जो ऑटोक्रेटिक रूल हम लोग दोबारा लाना चाह रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक दुश्मन है, डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। तो कंजर्वेटिव्स जो है वो किस प्रकार से अपनी पावर्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, पढ़ो जरा क्या लिखा है कि भैया लिबरलिज्म और नेशनलिज्म दोनों ही फिलॉसफी जो है, दोनों ही आइडियोलॉजी है, मतलब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म वाले। लिबरलिज्म हमें पता है क्या है, नेशनलिज्म हमें पता है क्या है। तो इन दोनों को ही भैया धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप, ठीक है। यूरोप के अंदर कई जगहों पर रेवोल्यूशन चल रही है, क्रांति चल रही है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, इटली की बात कर रहे हैं, इटली और जर्मन स्टेट्स। इटली यहाँ पर है, इसके बगल से जर्मनी है, ठीक है। इटली जर्मन स्टेट द प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये पहले कौन से एम्पायर का पार्ट थे, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थे, आयरलैंड एंड पोलैंड, ठीक है। अब जरा पढ़ो क्या लिखा है, दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय, देखो तीन जगह पे कई जगह पे होंगे, इटली के अंदर भी होगा, बेल्जियम के अंदर भी होगा, फ्रांस के अंदर भी दोबारा से होगा, ग्रीक के अंदर भी होगा। इसलिए इस वाली एज को बोल क्या रहे हैं, एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्या बोला है, 1830 टू 48, 1830 से लेके 1848 तक, 48, ठीक है, ठीक है। तो दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। तो ये सारे रेवोल्यूशन जो है इनको किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, इनकी लीडरशिप किसके हाथ में है, लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरलिज्म वाली फिलॉसफी एडॉप्ट करके चल रहा है, नेशनलिज्म वाली। बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड, ये यहाँ पर जो लोग हैं वो कौन सी फैमिली से है, मिडिल क्लास लाइट्स है, प्रोफेसर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, क्लर्क्स हैं, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास है। पढ़ो आगे, स्कूल टीचर हो गए, क्लर्क्स हो गए, यानी क्लर्क्स समझते हो ना, ये हिसाब किताब करने वाले जितने भी होते हैं। एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 डन, 1830 1830, मतलब अब यहाँ से लगातार रेवोल्यूशन स्टार्ट होंगी, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, ठीक है। लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है, पूरी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक देश की बात नहीं हो रही है, पूरे एक कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। किसकी हो रही है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक भी चीज़, मतलब अगर अपना जो चेन होती है ना, अब वो चेन में करंट पास हो रहा है, अब बीच में से चेन टूट गई, ठीक है, कट लग गया, एक छोटा सा भी कट लग गया, तो आगे वाली पूरी चेन में करंट पास नहीं होगा, मालूम है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना, कनेक्टिविटी रखना पड़ती है पुराने टॉपिक से, ठीक है। इसके लिए एक रेगुलरिटी होना चाहिए और रिवीजन वगैरह करते रहना चाहिए। तो द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस। अपहेवल से मतलब वो है क्या बोलते हैं, उपद्रव था या पता नहीं क्या था, एक मिनट देख ही लेते हैं। अपहीवल, उपद्रव ही सही था, ठीक है। उपद्रव से मतलब क्या होता है कि यहाँ पर यार जो ऐसा कंडीशन होती है उथल पुथल वाली, ठीक है, उथल पुथल से समझते हो ना, एक स्टेबिलिटी ना होना, स्टेबिलिटी ना होना यानी वही कश्मीर ऐसी सिचुएशन, ठीक है, यार लाइफ खूबसूरत तो होता है लेकिन हर दिन धमाके ही धमाके उस टाइप में, ठीक है। तो अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस। अब इसका ना सबसे पहली स्टार्टिंग हुई फ्रांस से, कहाँ से हुई, फ्रांस से शुरुआत हो गई, फ्रांस से। एज ऑफ रेवोल्यूशन, अब लगातार रेवोल्यूशन होंगी, लगातार लड़ाई होंगी, वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज भी होंगी, डिबेट भी होंगी, मारकाट भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, सब होगा, ठीक है, ठीक है, गोलीबारी भी चलेंगी।
बर्बन किंग्स, हमें मालूम है कि बर्बन डायनेस्टी को क्या कर दिया गया था फ्रांस में, रिस्टोर कर दिया गया था, डन, ठीक है। कब किया गया था, वही ट्रिटी ऑफ वियना के अंदर। हु हैड बीन रिस्टोर्ड द पावर ऑफ ड्यूरिंग कंजर्वेटिव रिएक्शन, बर्बन डायनेस्टी को कंजर्वेटिव रिएक्शंस के द्वारा दोबारा से पावर में ले आए थे। अब वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज, अब लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा इन सबको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। ओवरथ्रो, फेंको, उखाड़ कर। जुलाई के अंदर ये बंदा आता है लुइस फिलिप, ठीक है। लिबरल रेवोल्यूशनरीज इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो फ्रांस के अंदर राजा को तो हटा दिया, जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको हटा दिया। अब यहां पर इस बंदे को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर दिया। मतलब फ्रांस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की तो अभी भी है बट अब कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि इलेक्शन के द्वारा, इलेक्टेड के द्वारा, जनता के द्वारा, ठीक है, लोगों के द्वारा चुना गया है। किसको चुना गया, लुइस फिलिप। इट स्पार्क्ड द अपराइजिंग इन ब्रुसेल, ठीक है। अब स्टार्टिंग होती है ब्रुसेल के अंदर। ब्रुसेल क्या है, बेल्जियम की कैपिटल, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस में अपना चैप्टर है ना पहला, तो ठीक है। विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, ठीक है। तो यहां पर भैया बेल्जियम जो था इसका वो जो बॉन्ड बना हुआ था वो नीदरलैंड के साथ बना हुआ था, ठीक है। अब ये भी क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग होंगे, ठीक है। इट स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग, बेल्जियम जो होगा ब्रेक होगा किस चीज से होगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब स्टार्ट होगी ग्रीक वॉर, क्या स्टार्ट होगी, ग्रीक वॉर। पढ़ते चलो एक एक करके। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elites across Europe, ठीक है। यूरोप के अंदर जितने भी एजुकेटेड पर्सन्स हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, फैमिलीज हैं, उन सब के अंदर अब एक चीज जो है ना, एक फीलिंग जो है कौन सी वाली, नेशनलिज्म की, वो अब भरने वाली है, वो अब पहुंच रही है, नेशनलिज्म की भावना पहुंच रही है, ठीक है। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी तक ग्रीस जो है वो किसका पार्ट रहा है, ऑटोमन एम्पायर का रहा है, ठीक है। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked of struggle for independence amongst Greek. ग्रीक के अंदर भी लोग जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करना चालू कर देते हैं धीरे धीरे। कौन से लोग, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म वाले, ठीक है। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम, किससे सपोर्ट मिलता है इनको, दूसरे वाले ग्रीक से, लिविंग इन एग्जाइल एंड आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस, ठीक है। और बहुत सारे यूरोपियन से ग्रीक लोगों को सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। पोएट एंड आर्टिस्ट हु हैड सिंपैथीज, सिंपैथीज का वाला समझते हो ना, वो क्या बोलते हैं, सिंपैथी ही देना, सिंपैथी मतलब मेरी यार क्या बोलते हैं वो, मेरी वो तुम्हारे साथ है, अरे हमदर्दी, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, सुना है ये वर्ड, कोई नहीं। पोएट एंड आर्टिस्ट हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर, जो पोएट थे, आर्टिस्ट थे, ये सब लोग ड्राइंग कर रहे थे, मतलब क्या बोलते हैं, पोएम्स बता रहे थे कि पुराना ग्रीक कल्चर कितना अच्छा था। लाउडेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, अब इनको ग्रीक जो है वो प्रॉपर एक यूरोपियन सिविलाइजेशन की तरह दिख रहा है। द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन का नाम इस बंदे ने दिया है, मतलब एक बताया जा रहा है। पढ़ो जरा क्या लिखा है, दे मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, ठीक है। पुराने टाइम पर यहाँ पर क्या है ना, पब्लिक ओपिनियन लिया गया था किस चीज को सपोर्ट करने के लिए, मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर जो था स्टार्टिंग में, तो वहां पर एक मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर के अंदर। देखो यहां पर अब एक लीडर का नाम आएगा जो, मतलब देखो ग्रीक के अंदर अभी लड़ाई चल रही है, ठीक है। ग्रीक के अंदर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई चल रही है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर इस इंडिपेंडेंस वाली लड़ाई को हवा ये आदमी देता है, ठीक है। नाम क्या है इसका, लॉर्ड बेरेन, ये लीड करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में एक होती है ट्रिटी, ग्रीक का मैटर सॉल्व करने के लिए, ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, ठीक है। ग्रीक के सोल्जर्स लड़ रहे हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वही मोनार्की के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर, और इन सारे लोगों को जो पैसा है, जो फंड है, वो कौन दे रहा है, ये बंदा दे रहा है, ठीक है, लॉर्ड बेरेन। इंग्लिश पोइट है ये, कौन है एक, ही डाइड ऑफ फीवर, किससे मारा गया, ये बुखार से मारा गया। इसका भी मन था कि मैं भी लड़ूंगा, लेकिन ये बुखार से मर गया, इम्यूनिटी कम होगी, WBC कम होगी। ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कब हुई, 1832 में। और रीऑर्गेनाइज ग्रीस एज
इंडिपेंडेंट नेशन। इसने ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह बना दिया था। अब एक नया मैटर आएगा, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ठीक है भाई, इस वर्ड से मतलब क्या है? अरे मतलब रोमांटिक इमेजिनेशन से मतलब ये है कि भाई देश को एक करना, प्रेम वाली भावना वाले। देखो सुनो, दो तरीके से होता है। जिस आदमी में कैसा एग्रेशन होगा ना, गुस्सा होगा बिल्कुल, तो वो मतलब देश को उसी नजर से देखेगा। वो कैसे बोलेगा, अरे साले लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह ये लोग थे, ये गर्म मूड के थे। वहीं पर एक दूसरे तरीके से देश को देखना है। ठीक है यार, देश तो भाई हमारा ही है, नुकसान तो हमें करना नहीं है, बट कैसे ना कैसे करके इस देश के लोगों को बड़े प्यार से एक किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग मस्ट टॉपिक है। इसमें बताया गया है कि यार वो बोलते हैं ना, प्यार से कैसे मतलब सबको एक किया जाए। ठीक है, और सेम कंसेप्ट महात्मा गांधी ने भी अडॉप्ट किया था। महात्मा गांधी जो थे ऐसे ही प्यार से मान रहे थे। ठीक है, लेकिन हर जगह पे नहीं लगता। ठीक है, जहाँ पे मानना होता है वहाँ पे लोग मान जाते हैं, और जहाँ पे नहीं मानना होता है वहाँ पे नहीं मानते। ठीक है, एक कहावत है अपने इंडियन कल्चर में बोली जाती है कि क्या बोलते हैं, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए आखिरी ऑप्शन जो होता है ना, वो लड़ाई ही होती है। लास्ट ऑप्शन कौन सी होती है? युद्ध। ठीक है, युद्ध होने के बाद ही उस पर विराम लगता है। ठीक है, अब महाभारत तुमने पढ़ा है ना, महाभारत के लिए कितना प्रयास किया गया था कि ना हो ना हो ना हो। ठीक है, दुर्योधन से क्या बोल दिया था कृष्ण भगवान ने कि भाई ये काम कर, तू पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दे। कितने गांव दे दे? 5 पांडव है ना, 5 पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दे। जबकि दुर्योधन के पास पूरा जो भारतवर्ष है वो पूरा उसके एम्पायर में आ रहा था। ठीक है, पूरा हस्तिनापुर वगैरह सब कुछ था। अब देने के लिए दे सकता था, और अगर 5 गांव दे देता, मैटर खत्म। कृष्ण भगवान ने प्रॉमिस कर दिया था कि तू बस 5 गांव दे, लड़ाई खत्म हो जाएगी, महाभारत नहीं होगा। ठीक है, बस नहीं माना, बोले 5 गांव, मैं 5 इंच जमीन नहीं दूंगा किसी भी पांडव को। दुर्योधन अड़ गया। दुर्योधन भी कर रहा था, ऐसा वैसा नहीं था, वो झुका नहीं है किसी के सामने। कृष्ण भगवान भी जब गए थे ना, तो बोला नहीं मैं तेरे को बांधता हूँ। ठीक है, कृष्ण भगवान गए थे, दूत बन के समझते ना, मैसेंजर बन गए, बस उनको भी बांध लिया होता उसने जंजीरों से। ठीक है, तो जरा देखते हैं यहाँ पर, तो जो मानने वाले हैं वो प्यार से मान जाते हैं, और अगर प्यार से बात मन जाती है तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, युद्ध जैसी चीज अगर टल जाए ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि युद्ध जब भी होगा उसमें यार लोग काफी मरेंगे। ठीक है, तुमने बॉर्डर मूवी देखी है, सनी देओल की पुरानी वाली, उसको मैं देखना, उसमें जब लास्ट वाला जो गाना बजता है ना, उसमें यही वाली बात बताई जाती है कि भाई ये युद्ध होते ही क्यों है। ठीक है, देखो, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या बोला गया है कि भाई जो डेवलपमेंट होता है ना, वो जरूरी नहीं है सिर्फ लड़ाई से ही आए। किससे आए? और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आए। कई बार प्यार वाली जो भावना होती है उससे भी डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म वाली बात अपनी हो गई। देखो ये लड़ाई है ना, मारकाट मच रही है। ठीक है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं बिल्कुल। कल्चर प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, किसी भी देश को राष्ट्र बनाने के लिए, किसी भी कंट्री को नेशन बनाने के लिए, उस देश का जो कल्चर होता है ना, उसका भी एक इंपोर्टेंट रोल होता है। किसका रोल होता है? कल्चर का। किसका? कल्चर का। आर्ट एंड पोएट्री। आर्ट यानी जो समझते हो ना, यही पेंटिंग वगैरह ड्रॉ करना। ठीक है, पोएट्री में पोएम्स वगैरह ड्रॉ करना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन सब से भी लोगों को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। ठीक है, स्टोरीज एंड म्यूजिक। स्टोरी सुनाना, म्यूजिक बयान, मतलब देखो नेशनलिज्म की शुरुआत करना है, किसकी करना है? तो लोगों को एक करना है। तो एक करने के लिए जरूरी नहीं है कि सब लोगों से ये बोलो कि तुम सब लोग यार स्वतंत्रता की आग में मतलब कूद पड़ो या लड़ मरो या ऐसा वैसा। ठीक है, इन रास्तों से भी, मतलब कोई लोग आर्ट पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है, कोई लोग भैया पोएट्री बता रहे हैं, मतलब कोई पोएम सुना रहे हैं, कोई लोग स्टोरी बता रहे हैं, कोई लोग म्यूजिक बता रहे हैं। इन सारी चीज़ों से भी जो डेवलपमेंट वाली फीलिंग है, जो भैया नेशनलिज्म वाली फीलिंग है, उसको लाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बात समझ में आ रही है ना क्या बोला जा रहा है? आगे क्या था? हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। इन सारे रास्तों से, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक, इन सबसे नेशनलिस्ट फीलिंग के लोगों को, जो नेशनलिस्ट लोग थे, उन सब की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद मिली। ठीक है, कि ये लोग चाहते क्या हैं। ठीक है, रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फ्रॉम अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म के अंदर एक भैया कल्चरल मूवमेंट है। एक कल्चरल मूवमेंट है, यानी इन्हें मालूम था कि नेशन जो है उसको सिर्फ एक चीज जोड़ सकती है, वो है कल्चर। क्या है? और कल्चर को लेकर लोगों के अंदर प्यार होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने कल्चर को लेकर प्रेम होना चाहिए, अपनी आज़ादी को लेकर होना चाहिए, तब जाके इंसान उस बारे में सोचेगा या सवाल उठाना चालू करेगा। ठीक है,
तो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज, तो यहाँ पे बहुत सारे पोएट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज भी किया गया, अरे तुम लोग पागल हो गए हो, ऐसे लड़ाई थोड़ी होगी, ऐसे थोड़ी कुछ होगा, लेकिन हुआ बाद में। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, जो लोग इन सारी चीज़ों वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजंस एंड साइंस, फोकस इंस्टीड इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पर यार लोगों के इमोशंस पर जोर दिया गया है, ठीक है, लोगों के इमोशनली अटैचमेंट जो रहता है ना चीज़ों से, उनके बारे में सोचा गया है। जैसे इंडिया है, इंडिया से हमारा यार कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट है। अगर आप ग्वालियर में पैदा हुए हो, ग्वालियर में बड़े हुए हो, तो बेशक यार तुम दूसरे शहर में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, बट एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट अपनी जगह से जुड़ा रहता है। कोई लोगों का अपने गाँव से जुड़ा रहता है, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यूज टू मेक कॉन्टेक्ट विद डिवाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअलिटी का यूज किया गया है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का यूज किया गया है डिवाइन से कॉन्टेक्ट में रहने के लिए। देखो क्या बोला गया कि यहां पर इन लोगों का एफर्ट क्या थे, क्रिएट अ सेंस, एक सेंस क्रिएट करना, किस चीज का, शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। हेरिटेज मतलब पूरा कल्चर वगैरह, कल्चरल जितनी भी चीजें हैं वो सब इसी का पार्ट हो जाएगा। जो आपका देश है वो आपके एक धरोहर है, क्या है, धरोहर, ठीक है। कॉमन कल्चरल पास्ट, आपका जो इतिहास है वो सबका कॉमन है, क्या है, ठीक है। तो यहां पर ऐसी चीजों को जोड़कर एक रोमांटिसिज्म की शुरुआत की गई है। He claimed that true German culture was to be discovered among the common people। यहां पर एक बात कही है क्या कि भैया एक्चुअल में जो जर्मन कल्चर है, जो एक्चुअल में हमारी जर्मनी का कल्चर है, वो यहाँ के राजाओं के अंदर नहीं है, रेवोल्यूशनरीज के अंदर नहीं है, यहाँ का असली कल्चर कॉमन लोगों के अंदर है। किसके अंदर है, कॉमन लोगों के अंदर है। देखो सुनो भाई, देखो समझना, एक चीज होती है कल्चर, एक चीज होती है भैया वेस्टर्नाइजेशन। जैसे इंडिया में अपन लोग बात करते हैं, ठीक है, इंडिया में अपन लोग बात करें तो कई सारी चीज़ों को ना मॉडर्नाइजेशन का रूप दे देते हैं। मॉडर्नाइजेशन में जैसे कपड़े पहनने का स्टाइल हो गया, मॉडर्नाइजेशन का पार्ट बना दिया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, मॉडर्नाइजेशन का पार्ट बना दिया। बात समझो, मॉडर्नाइजेशन और अट्रैक्शन दोनों में फर्क होता है, ठीक है, ये वाला ना माइंड में हमेशा के लिए क्लियर कर लो। मॉडर्नाइजेशन क्या है कि भैया एक जमाना था, अभी बात करें मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन को समझ लो। मॉडर्नाइजेशन एक जमाना था जब भैया हाथ में चौक लेके आप लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, ठीक है, चलता था ना बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे। पढ़े हो क्या ब्लैक बोर्ड पे, या शुरुआत वही मार्कर से हुई है, ठीक है, हाँ शायद पढ़े होगे, ठीक है। तो पहले तो स्टार्टिंग में वो था, अरे उससे ही पहले चले जाओगे तो दीवार जो होती थी उस दीवार पे ब्लैक कलर कर देते थे, ठीक है, काला कलर कर देते थे, उस पर वो दूसरी वाली बत्ती आती थी, चौक भी नहीं थी, वो बत्ती से लिखते थे, ठीक है। अब उसके बाद में ब्लैक बोर्ड आया, ब्लैक बोर्ड से फिर ये मार्कर वाले आ गए मार्कर वाले। अब मार्कर वाले के बाद में फिर ये प्रोजेक्टर स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद में प्रोजेक्टर चालू हुआ और स्मार्ट बोर्ड अब आ पाए, पॉइंट समझ रहे हो ना। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। क्या हुआ, तो ये मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन है। बात समझ रहे ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है। बट कई सारे लोग मतलब उस चीज़ों को, मतलब जैसे छोटे कपड़े पहनना या कुछ पता नहीं किस तरीके की चीज़ों को, तो उसको मॉडर्नाइजेशन का पार्ट समझ लेते हैं, वैसे हो रहा है ना। जैसे कुछ बाल ऐसे खड़े कर लिए, ये कर लिए, मॉडर्नाइजेशन का पार्ट हो गया, ये कुछ भी। तो बात समझ में, मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हो, वो बहुत अच्छा है। बट उसके एक्स्ट्रा में जो चीज़ है जिसको मॉडर्नाइजेशन समझ के वो लोग करते हैं, वो अट्रैक्शन होता है, बस वेस्टर्नाइजेशन है। क्या है, वेस्टर्नाइजेशन है, यानी वेस्टर्न कल्चर इधर। देखो यहाँ पे ये लोग लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, अपने कल्चर के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए, कल्चर के लिए। कल्चर की तो बात कर रहे हैं ना, क्या बोला है इसमें कि भैया जर्मन कल्चर जो है एक्चुअल में वहाँ के कॉमन लोगों में है, जो आम आदमी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। जो बहुत ज़्यादा वीआईपी वीवीआईपी टाइप के लोग पहुँच रहे हैं, वो यार उस कल्चर में है ही नहीं है, उस कल्चर से वो बाहर निकल आए हैं। देखो अब यहाँ पर इस रोमांटिसिज्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, गाने गाए जाते हैं, ठीक है, फॉल्क सॉन्ग्स, देशभक्ति वाले गाने, ठीक है, फॉल्क पोएट्री, फॉल्क डांसेस, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। मतलब जो कल्चरल चीजें थी, कल्चरल गाने गाना, कल्चरल पोएम्स वगैरह गाना, कल्चरल डांसेस वगैरह करना, जिससे लोग क्या हो मोटिवेट हो, ठीक है, लोग अट्रैक्ट हो इन सारी चीजों को लेकर, ठीक है। So collecting and recording these forms of folk cultures were essential to project nation building। तो नेशन बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों को एक करना है, जोड़ना है, ठीक है।
क्या? बस खत्म भाई, मान लो। देख लेते हैं, पूछ लेते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। लगभग खत्म ही है, ये चैप्टर ज़्यादा नहीं है। मान लो इसके अंदर 2 टॉपिक और आएंगे बस, एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, ठीक है। और थोड़ा और बीच में और होगा, उसके अंदर देख लेंगे जितना भी हो जाएगा, ठीक है। चलो जितना हो जाए उतना और देख लेते हैं, 10 मिनट। क्या हुआ? चलो आगे। एम्फेसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फॉल्क्स। आगे देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में रोमांटिक इमेजिनेशंस वगैरह ये सब तो हो गया। अभी तो है। चलो इसकी को देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है? द एम्फेसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द टू कलेक्शन लोकल फॉल्क लोर वाज नॉट जस्ट टू कवर एंशियंट नेशनल स्पिरिट बट आल्सो टू कैरी मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट, ठीक है। यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर इन लोगों ने एक प्रयास किया क्या कि अगर हम लोग अपने कल्चरल सॉन्ग्स को गाएंगे, कल्चरल डांसेस को करेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर अपने कल्चर को लेके एक कॉमननेस आएगी। कॉमननेस आएगी यानी लोग हमसे कनेक्ट होंगे, लोगों के दिलों में एक बात आएगी कि यार ये देश हमारा है, हमारा नेशन है, हमारे कल्चर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो ये क्या बोलते हैं, जो ये सिस्टम जो चल रहा है मोनार्कियल रूल का, ऑटोक्रेटिक रूल का, ये सब बेकार हो रहा है, ठीक है। अभी एक और फिलोसफर था जिसने क्या बोला कि भैया जर्मन का अगर रियल कल्चर देखना है तो वहाँ के कॉमन लोगों में मिलेगा। किस में मिलेगा? कॉमन लोगों में, ठीक है। तो ये मैसेज जा रहा था, लेकिन ये मैसेज से ना पूरी तरीके से एंशिएंट नेशनल स्पिरिट कवर नहीं हो पा रही थी। देखो क्या लिखा है? एम्फसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज द कलेक्शन ऑफ लोकल फॉल्क लोर वाज नॉट जस्ट टू कवर। ये पूरा का पूरा कवर नहीं हो पाया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मॉडर्न नेशनलिस्ट थे। कौन थे? मॉडर्न नेशनलिस्ट थे, जिनके द्वारा दी गए मैसेजेस को ज्यादातर ऑडियंस ने क्या समझा, मतलब एक तरह से मॉडर्न कल्चर का भी पार्ट समझ लिया था, ठीक है, ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं लिटरेट थे। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। लोगों को अपने से कनेक्ट करने के लिए लैंग्वेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। लैंग्वेज का जो है, देखो इंडिया के अंदर जितने भी नेशंस जितने भी स्टेट्स बनाए गए थे ना, रीऑर्गेनाइज जो स्टेट का किया गया था वो लैंग्वेज के बेस पे किया गया था, ठीक है। कि भैया मराठी बोलने वाले हैं वो सब महाराष्ट्र में जाएंगे, गुजराती बोलने वाले हैं गुजरात में जाएंगे। ऐसा क्यों किया था? जिससे लोगों के अंदर एक कॉमननेस बनी रहे। कॉमननेस बनी रहेगी तो लड़ाई नहीं होगी, कॉमननेस बनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब मराठी बोलने वाले लोगों में गुजराती भी है, बंगाली भी है, तो कहीं ना कहीं फिर यार प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में 4 लोग बैठे हैं, चारों की भाषा अलग है, ठीक है, और किसी एक की भाषा इस्तेमाल करी जा रही है पढ़ाते टाइम पर, तो बाकी के 3 तो यार लड़ेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा था। ये लोग जो मोटिवेट कर रहे थे दूसरे लोगों को, वहां पे लैंग्वेज में या तो फिर कल्चरल लैंग्वेज हो प्रॉपर, ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब चलो आ जाओ कुछ चीजों को देखते हैं। यहां पर अपन लोग आते हैं आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, ठीक है। देखो रशियन ऑक्यूपेशन, पोलैंड जो था, अभी हमने देखा पोलैंड जो था, पोलैंड का जो पार्ट था वो रशिया को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? रशिया को दे दिया गया था। क्यों रशिया को दे दिया? अब इसके बाद में हुआ क्या कि रशिया ने क्या बोला कि यार पोलिश लैंग्वेज आज से बंद। कौन सी लैंग्वेज? पोलिश लैंग्वेज आज से बंद। आज से हर जगह पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी? रशियन लैंग्वेज यूज की जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है? आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल। स्कूलों में पोलिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। हर जगह पर इसको इम्पोज कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ट्रीटी ऑफ वियना में सबको टेरिटरी बांट दी गई थी, डिवाइड कर दी गई थी ना। सब लोगों ने बोल दिया अरे भाई मैंने तो यार वो नेपोलियन को हराने में इतना रोल प्ले किया था, मेरे को तो इतना चाहिए, मेरे को इतना चाहिए। तो देखो फ्रांस को लिमिटेड किया, फ्रांस की जो एक्चुअल बाउंड्री थी उसको उतना ही कर दिया। अब इसके बाद में किसी ने नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया, किसी ने बेल्जियम पे कर लिया, किसी ने पोलैंड ले लिया, किसी ने ये कर लिया। जो टेरिटरीज किसने कैप्चर करी थी? नेपोलियन ने कैप्चर करी थी, ठीक है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। तो अब 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल। अब यहां पर फिर से, ठीक है, अभी देखो रशिया ने गलत किया ना भाई, तुम्हारे कंट्रोल में पोलैंड आ गया, ठीक है। पोलिश लैंग्वेज को तुमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया कि आज से पोलिश लैंग्वेज नहीं यूज की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। तो इस चीज का भी लोगों ने विरोध किया। क्या किया? विरोध किया।
रिबेलियस अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच अल्टीमेट क्रूज, ठीक है, जिसको खत्म कर दिया गया था। Following this, many members of clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. यहाँ पर पोलैंड के अंदर भी इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को यूज करना चालू किया। बोले हम देखते हैं हमें कौन रोकता है अपनी भाषा बोलने से। बात समझ में आ रहा है कि बेशक रशिया के कंट्रोल में आ रहा है, किसी के भी कंट्रोल में आ रहा है, हम नहीं बोलेंगे रशियन लैंग्वेज, हम तो अपनी भाषा बोलेंगे जो बोलेंगे, ठीक है। जो क्लर्जी ग्रुप था, जो ये राजा महाराजाओं के टाइप के लोग थे, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड which had been partitioned at the end of 18th century, the great power Russia, Prussia and Austria। तो यहाँ पर अब होता है पार्टीशन। क्या होता है, पार्टीशन होता है, किसको लेकर होता है, पोलैंड को लेकर होता है। किसको लेकर होता है, पोलैंड को लेकर। ये देखो बीच में पोलैंड है, प्रूसिया ऑस्ट्रिया इस तरफ का पार्ट है, रशिया में आ रहा है, ठीक है। तो रशिया प्रूसिया ऑस्ट्रिया के अंदर देखो बात समझ आ रही है, ये रशिया का गया, वो प्रूसिया का गया, ऑस्ट्रिया का गया। पढ़ो। हो गया, ठीक है। इवन थो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद भी जो पोलैंड था वो एक प्रॉपर तरीके से, मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह लंबे समय तक नहीं रह पाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेशनल फीलिंग की कहीं ना कहीं एक कमी रही। म्यूजिक और लैंग्वेज में कोशिश पूरी करी गई, म्यूजिक और लैंग्वेज में नेशनल फीलिंग को पूरा मतलब रखा जाए, बट उसके बाद भी इतना सफिशियंट नहीं हो पाया। चलो अब एक मिनट पूछ के आएगा, कितना टाइम हो गया, 5:45 हो गए। सर इसके बाद तो कोई और क्लास भी है क्या, मैथ्स की है, तो चैप्टर लगभग खत्म पे आ गया था। ठीक है, भी ले सकते हैं, तो एक टर्न और लगेगा पूरा, मतलब उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह प्रिंट करा के देना पड़ेंगे। इसका नहीं, अभी लास्ट पे 2-3 टॉपिक और बचे हैं। अब एक काम करते हैं, और वेरी शॉर्ट लॉन्ग जितना भी बोर्ड के हिसाब से आते हैं उन सबको राइट करके आप प्रिंटिंग लगाना है, माइक चालू करना पानी